हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएमटी स्टडीज। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ सेल वॉल टॉपिक सेल वॉल से, जो चैप्टर 5th में है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ सेल। इससे पहले वाले मैंने सारे करवा दिए अपने 2 पार्ट में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, तब आपको ये वाला सारा टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। So plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance and provides structural strength to plants. So कह रहे हैं कि जो प्लांट के सेल होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एडिशनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसमें एक रिजिड बड़ी सख्त सी आउटर कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। तो ये सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर होती है। जो प्लांट सेल वॉल्स होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं मेनली, मतलब ज़्यादा प्लांट सेल्स जो होते हैं सेलुलोज से बने होते हैं। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, प्लांट्स को स्ट्रक्चर बनाता है उनका। तो आगे देखते हैं। व्हेन अ लिविंग प्लांट लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis या lysis, plasmolysis. We can observe this phenomena by performing the following activity. तो कह रहे हैं कि जब एक जिंदा प्लांट सेल अपना पानी छोड़ता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो श्रिंक यानी सिकुड़ जाता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सेल के जो कंटेंट्स हैं सेल वॉल से अलग होकर सिकुड़ जाते हैं। तो इस फिनोमेना को कहा जाता है प्लाज्मालाइसिस। तो हम ये फिनोमेना ऑब्जर्व भी कर सकते हैं जो नीचे एक्टिविटी दी गई है उसके थ्रू। तो ये एक्टिविटी देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा। तो एक्टिविटी में क्या कह रहा है, माउंट द पील ऑफ अ rheolith इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स called chloroplasts. They contain a green substance called chlorophyll. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for the minute and observe under a microscope. What do we see? तो कह रहा है कि क्या करो, रेयोलीफ का एक पील कर लो। ठीक है, रेयोलीफ का पानी में डाल दो, उसे पील करके छिलके को लीफ को, और फिर उसके सेल्स एग्जामिन करो माइक्रोस्कोप के अंदर। माइक्रोस्कोप भी हाई पावर का होना चाहिए। फिर उसके अंदर आप देखोगे कि कुछ स्मॉल ग्रीन कलर के ग्रैन्युल्स दिखेंगे जो कि क्लोरोप्लास्ट हैं। तो इनके अंदर ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। फिर इसी को शुगर या सॉल्ट के सोल्यूशन में डाल दो, इसी लीफ को, और फिर स्लाइड पे रख दो। तो 1 मिनट के लिए वेट करो और देखो कि आपने माइक्रोस्कोप में क्या देखा। तो वो कह रहा है, नाउ प्लेस सम rheoliths in boiling water for a few minutes. This kills the cells. Then mount on one leaf on a slide and observe it under a microscope. Put a strong solution of sugar or salt in the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe it again. What do we find? अब क्या करना है, कुछ लीव्स को उबलते हुए पानी में डालना है कुछ मिनट के लिए। इससे क्या होगा, सारे सेल मर जाएंगे। और एक लीफ को स्लाइड के ऊपर रखना है और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है और उसमें स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में डाल देना है, नमक और चीनी के पानी में डाल देना है एक माउंटेड लीफ को जो स्लाइड पे पड़ी है। फिर 1 मिनट के लिए वेट करना है और देखना है कि आपने क्या देखा, क्या मिला आपको। डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ, क्या प्लाज्मोलाइसिस अब हो गई। So what do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. ये पता चलता है कि सिर्फ लिविंग सेल्स ही अपीयर होते हैं, डेड सेल्स अपीयर नहीं होते हैं, जो कि ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ लिविंग सेल ही ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। Cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. In such media, the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. The walls exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cells can withstand with greater changes in the surrounding medium than animal cells. तो वो कह रहा है कि सेल वॉल जो है ना, प्लांट्स की सेल्स को परमिट करती हैं, फंगी को, बैक्टीरिया को, इन सब को आने देती है सेल वॉल। ठीक है, ताकि वो जितना डिल्यूट है उसके साथ वो खड़ी हो सके। वेरी डिल्यूट मतलब टू विथस्टैंड, उसके साथ खड़ी हो सके। जितना मर्जी डिल्यूटेड यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन के साथ भी वो खड़ी हो सके बिना फटे। तो इस मीडिया के अंदर क्या होता है कि सेल्स जो है वो पानी ले लेते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू और फूलना शुरू हो जाती हैं और वो प्रेशर बना लेते हैं एक सेल वॉल के अगेंस्ट। तो ये जो वॉल होती है ये इक्वल प्रेशर डालती है सोलन सेल के ऊपर, फूले सेल के ऊपर। इनकी वॉल्स की वजह से ये सेल जो हैं इनके अंदर ग्रेटर चेंजेस होते हैं सराउंडिंग मीडियम में देन दिस एनिमल सेल के बजाय प्लांट सेल में ये चेंजेस ज़्यादा होते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट न्यूक्लियस देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। रिमेंबर द टेम्परेरी amount of onion peel we prepared. We had put iodine solution on the peel. Why? What would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? तो वो कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि हमने ऑनियन पील को टेम्परेरी अमाउंट उसका क्रिएट किया था, तो हमने उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन यानी इस पानी के नमक के पानी में उस पील को डाला था।
ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था, बिना हमने क्या ऑब्जर्व किया था, जब हमने उसे नमक के पानी में नहीं डाला था उससे पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया था, ट्राई करो और देखने की कोशिश करो कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच। और जब हमने उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला तब उसको क्या हुआ था, क्या सेल को कलर्ड हो गया था सेल। तो अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल composition different regions of cell get color differently, some regions appear darker and then other regions. So apart from iodine solution we also use saffron solution or methylene blue solution to stain cells. तो कह रहे हैं कि उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट रीजन अलग अलग जगह पे जो सेल्स हैं वो कलर्ड हो जाते हैं अलग अलग तरीके से, कोई किस कलर का कोई किस कलर का। कुछ रीजन्स जो है वो डार्कर होते हैं, कुछ थोड़े लाइटर होते हैं। तो आयोडीन सोल्यूशन यानी नमक के पानी के सोल्यूशन के बजाय हम ये देख सकते हैं कि हम सैफरन सोल्यूशन या मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं सेल्स को स्टेन करने के लिए। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अनियन के सेल से ये अब हम इन सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे अपनी खुद की बॉडी पे। तो आइए एक्टिविटी करते हैं। तो let us take a glass slide with a drop of water on it. Using an ice cream spoon, gently scrape the inside surface of the cheek. Does any material get stuck on the spoon? With the help of a needle, we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide. Kept ready for this, to color the material, we can put a drop of methylene blue solution on it. Now the material is ready for observation under microscope. Do not forget to put a cover slip on it. What do we observe? What is the shape of the cells we see? Draw it on the observation sheet. तो वो कह रहे हैं कि क्या करो, एक ग्लास स्लाइड को ले लो जो जिसके ऊपर पानी की बूंद होनी चाहिए, फिर आइसक्रीम के स्पून को यूज़ करते हुए आपको उसको स्क्रैप करके उसके अंदर के सरफेस को निकालना है। तो क्या कोई मटेरियल आपको स्पून पे चिपका हुआ दिखता है? नीडल की हेल्प से अगर आप देखो तो आप इस मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकते हो और इवनली स्प्रेड करो ग्लास स्लाइड पे, जिसके लिए ये रखी हुई थी ग्लास स्लाइड। अब मटेरियल को कलर करने के लिए हम उस पर मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन उस पर डालेंगे, उसकी ड्रॉप डालेंगे। जो मटेरियल जो है वो अब रेडी है ऑब्जर्वेशन के लिए। अब उसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमने भूलना नहीं है, उसके ऊपर कवर स्लिप लगाना नहीं भूलना है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि शेप ऑफ सेल किस तरह के दिखे, आपको अपने ऑब्जर्वेशन शीट पर ये सारा ड्रॉ करना है। तो वो कह रहे हैं कि वॉज देयर इज इन डार्कली कलर्ड स्फेरिकल या ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर, क्या दिखा है हर एक सेल के सेंटर में? तो ये स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस कहेंगे। तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर अनियन पील सेल्स में भी हमें दिखा था। तो कहते हैं न्यूक्लियस का एक डबल लेड कवरिंग होती है जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में, न्यूक्लियस से अंदर से निकाल के बाहर ट्रांसफ़र करने में, और साइटोप्लाज्म में भी, जिसके बारे में हमने 5.24 में आगे पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस जो है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, रॉड पतली लंबी सिलेंड्रिकल शेप रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि विजिबल होते हैं। तभी जब सेल जो है वो डिवाइड होने वाले होते हैं, क्रोमोसोम जो है उनके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है किसको लेकर, कि किस तरह से पेरेंट्स से लेकर आगे नेक्स्ट जनरेशन तक डीएनए की फॉर्म में किस तरह से कैरेक्टर्स जो है, हम कहते हैं ना कि ये इसका बच्चा है तो उसका डीएनए मैच करना चाहिए इसके पेरेंट के साथ, तो पता चलेगा कि हाँ ये इनका बच्चा है। तो वही चीज़ है, इनहेरेंस ऑफ कैरेक्टर्स शो करते हैं क्रोमोसोम। यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डेक्सोरिबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि बनाने के लिए और उसे अच्छे से मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए सेल्स को जरूरी होती है। फंक्शनल सेगमेंट जो डीएनए की होती है उसे जीन्स कहा जाता है, यानी जो फंक्शनल सेगमेंट क्रिएट की जाती है। एक सेल जो कि डिवाइड नहीं होता उसमें डीएनए ये जो प्रेजेंट होता है डीएनए वो क्रोमोमैटिन मटेरियल की तरह प्रेजेंट होता है, पार्ट ऑफ क्रोमोमैटिक मटेरियल होता है। क्रोमोमैटिन मटेरियल जो है वो कि एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उन पर विजिबल होता है, धागे जैसे स्ट्रक्चर पर जो कि आपस में उलझे हुए हैं, एंटेंगल्ड हैं। तो जब भी कोई सेल जो है वो डिवाइड होने वाला होता है, क्रोमोमैटिन मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम में। तो न्यूक्लियस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। तो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक सिंगल सेल डिवाइड होता है, दो नए सेल को फॉर्म करता है। एक सिंगल सेल डिवाइड होता है और दो नए सेल बनाता है। ये क्रूशियल पार्ट प्ले करता है इन्वायरमेंट के साथ साथ, और ये डिटरमाइन करने में कि किस तरह से सेल एक डेवलप होगा, किस तरह से बनेगा और किस तरह से अपनी आगे की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, केमिकल एक्टिविटीज़ को, जब वो मैच्योर हो जाएगा। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया, उनका न्यूक्लियर रीजन जो सेल का होता है वो कुछ पुअरली डिफाइंड होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस होती है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए पुअरली डिफाइंड होता है कुछ एरिया। तो ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो है इसके अंदर कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें ऐसे सेल्स होते हैं जो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कम है,
नहीं मेरा मतलब है लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या तो नहीं होती है या कम होती है, उसे प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव या प्राइमरी, शुरुआत वाला, कैरियोट मीन्स कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, कैरियन का मीन्स न्यूक्लियस। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये थोड़ा दूसरे लैंग्वेज का लिया हुआ है। ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें सेल्स जो जिनमें सेल्स होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसे यूकैरियोट्स कहा जाता है। जिनमें नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिनमें होती है उन्हें यूकैरियोट्स कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादातर साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो प्रेजेंट होगा। तो ज़्यादातर फंक्शन जो ऑर्गेनेलिज के हैं वो कौन परफॉर्म करता है, पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट्स, साइटोप्लाज्म के जो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किए हुए ऐसे पार्ट्स परफॉर्म करते हैं, किनको, ऑर्गेनेलिज के फंक्शन को। तो जो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, वो मेम्ब्रेनस वेसल्स से एसोसिएट करता है, यानी उसके जैसा कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह होता है, जो कि प्लास्टिड्स के साथ नहीं होता जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। जैसे ये रहा, यहाँ पे ये हमारा बना हुआ प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर ये हो गई सेल वॉल, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये राइबोसोम्स हो गए, ये न्यूक्लियोइड हो गया। सो नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। When we look at the temporary amounts of onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of the each cell enclosed by the cell membrane. This region takes up very little strain. It is called cytoplasm. तो कहते हैं कि जब हमने टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील्स देखे थे और साथ ही साथ ह्यूमन चिक सेल भी देखे थे, तो हमने देखा था कि एक बहुत ही बड़ा रीजन हर एक सेल का जो है एक सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है या उसके अंदर एनक्लोज्ड है। तो ये रीजन जो है बहुत ही कम स्ट्रेन लेता है, तो इसलिए इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। इसके अंदर बहुत तरह के स्पेशलाइज्ड और सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। हर एक सेल ऑर्गेनेली जो है वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन सेल के लिए परफॉर्म करता है। सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो मेम्ब्रेन्स इनक्लोज करते हैं उन्हें, यानी मेम्ब्रेन्स के अंदर होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन की ना होने के बावजूद भी उनके जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। सो वो ये कहते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, यानी कि इंपॉर्टेंस। तो इन मेम्ब्रेन्स की इंपॉर्टेंस ये है कि जो एक वायरसेस का एग्जांपल है उसके थ्रू इसे इलस्ट्रेट किया जा सकता है। वायरसेस के अंदर मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं या कम होते हैं, इसलिए वो लाइफ के करैक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते जब वो एक लिविंग बॉडी में एंटर करते हैं और वो सेल मशीनरी को यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई होने के लिए। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सारे समझ आ गया होगा सेल वॉल और प्रोकैरियोट्स के बारे में, यूकैरियोट्स के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। अब नेक्स्ट के 2 पार्ट्स में मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी अभी तक, जो 2 पार्ट्स मैंने समझा दिए हैं उसमें बेसिक्स हैं, तो आप पहले उसे देख लीजिएगा, उसके बाद वाली वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स अबाउट माई चैनल। अगर आपको लगता है कि उन्हें भी नीड है किसी स्टडी चैनल की, जो अगर वो समझना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम स्कूल से रिलेटेड स्कूल्स तो नहीं लग रहे हैं, तो अवेलेबल नहीं है स्टडी मटेरियल, ना ही स्टडी की ज़्यादा कुछ। तो अगर आपको लगे कि हाँ मेरे आपको अच्छा लगता है तो आप उन्हें बता सकते हैं। एंड टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।